हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। मैं आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम में रखे गए हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन आया, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना नया चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम लोग 6 बातें पढ़ेंगे, 6 टॉपिक्स, जैसे कि किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में, प्लांटी एनिमलिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इनके लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर बना हुआ है, वो आगे के चैप्टर्स में दिए गए हैं इनके बारे में। फिर वायरस, वायराइड्स, लाइकेन, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, कौन सी बीमारियां होती हैं, ये सब हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकली ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। सिंस द dawn of civilization there have been many attempt to classify living organism। जब मानव सभ्यता स्टार्ट हुआ उसके बाद से लोगों ने क्या किया, अब चीज़ों को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चीज़ों को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, it was done intensively, not using the criteria that were scientific but born out the need to use organism for our own use for फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। ठीक है, जब स्टार्टिंग के टाइम में जब क्लासिफिकेशन किया जा रहा था ऑर्गेनिज्म में तो कोई साइंटिफिक मीन्स नहीं था, उसका कोई मतलब बोल सकते हैं साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था, बस ऑर्गेनिज्म के जो यूज़ में आ जाए उसी से क्लासीफाई कर दे रहे थे। जैसे कि जो स्टार्टिंग में हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं इसको, तो उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी ह्यूमन की, जैसे कि फूड था, शेल्टर था, क्लॉथिंग थी, तो इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट हो रही हैं, देखिए। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू एटम अ मोर साइंटिफिक बेसिक फॉर द क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल पहली बार आए हैं जिन्होंने पहली बार क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिज्म का, वो भी साइंटिफिक तरीके से। ही यूज द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इंटू ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स। इन्होंने क्या किया कि जो भी हमारे आसपास में जो भी पौधे थे, उन्होंने देखा कि ये भी प्लांट है, ये भी ट्री है, ये शर्ब्स है, ये हर्ब्स है। उन्होंने क्या किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे। सिंपल मतलब साधारण, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब कि हम बाहर से ही देख के बता सकते हैं कि ये बड़ा जो प्लांट है ये ट्री है। उससे जो मीडियम साइज में, मान लीजिए ये क्या है, ट्री है, इसके बाद जो मीडियम साइज में होंगे ये कौन होंगे, शर्ब्स होंगे, और इससे भी छोटे जो होंगे वो कौन होंगे, हर्ब्स होंगे। तो ये ट्री हो गए, ठीक है, ये शर्ब्स हो गए और ये हर्ब्स हो गए, ये वाला। तो उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखकर प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। इसके बाद देखते हैं, ही ऑल्सो डिवाइडेड द एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट। इन्होंने क्या किया कि ऐसे एनिमल्स जिनमें लाल खून थे उन्हें एक जगह रख दिया, जिनमें लाल खून नहीं थे उनको अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो प्लांट में उन्होंने क्या देखा कि जो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, अगर बहुत बड़े बड़े प्लांट है तो ट्री हो गए, मीडियम साइज हो गए तो शर्ब्स हो गए, जो सबसे छोटे प्लांट होंगे कौन होंगे, हर्ब्स होंगे। और एनिमल को भी डिवाइड किया कि ऐसे एनिमल जिनमें लाल खून है, ठीक है, तो वो उनको अलग कैटेगरी में रखें, और जिनमें नहीं है उनको अलग रख दिए। एक को बोलते हैं एनीमिया और दूसरे को बोलते हैं, जिनमें नहीं होता उसको बोलते हैं इनीमिया। इन लीनियस, अब बात करते हैं लीनियस की। कैरोलस लीनियस के बारे में हम लोग लिविंग वर्ड में भी पढ़े थे। इनका एक योगदान था वहाँ पे, क्या उन्होंने उस समय दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो दुनिया में जिसके बारे में आइडेंटिफाई किया गया है, जानकारी पूरी तरीके से निकल गई, जब उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है तो इन्हीं के द्वारा दिया गया क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो पहले वर्ड को डिफाइन करता है उसके जीनस से, और जो दूसरा वर्ड होगा वो क्या होगा, स्पीसीज को बताएगा। अभी हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लीनियस यहाँ कौन सा काम कर रहे हैं। इन लीनियस टाइम द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन विद द प्लांट एंड एनिमलिया किंगडम was developed that include the all plant animal respectively। ठीक है, इन्होंने काम किया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आए, एक तरफ प्लांट है, दूसरी तरफ एनिमल है। तो एक किंगडम को क्या बोलते हैं, प्लांटी किंगडम, या सीधे बोल सकते हैं प्लांट किंगडम, दूसरी तरफ बोल सकते हैं एनिमल या एनिमल किंगडम। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, नॉन फोटोसिंथेटिक फंगस ऑर्गेनिज्म। इन्होंने तो काम अच्छा किया था, 2 किंगडम लेके आए, प्लांट और एनिमल को अलग रखा गया। प्लांट किंगडम में प्लांट्स के जिसके कैरेक्टर थे, एनिमल किंगडम में एनिमल। क्या किया होगा उन्होंने, अगर वो प्लांट लिए होंगे तो ऐसे प्लांट जिनमें सेल वॉल पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल पाए जाते हैं, खाना खुद बना रहा है तो प्लांट में रख दिया। एनिमल में क्या किए होंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल नहीं पाए जाते उसको एनिमल किंगडम में रख दिया, जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, पूरी तरीके से डिपेंड हैं। ठीक है, लेकिन
प्रॉब्लम क्या हुई इनके सिस्टम में कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए किसको, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होते हैं पहले जान लीजिए। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, नाम में लगता है क्रियोट, क्रियोट का मतलब न्यूक्लियस होता है बायोलॉजी में इसका मतलब, और प्रो का मतलब होता है पहले, ठीक है, तो वो मतलब पूरा एडवांस लेवल पे नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस पूरी तरीके से अभी वेल डेवलप नहीं है, उनमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, उनके सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स में बात करते हैं तो यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मीन्स कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो भी क्या है, वेल डिफाइंड है, मतलब उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट है, तो उसे हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो इन्होंने इसको डिफाइन ही नहीं कर पाया कि यूकैरियोट्स कौन है, प्रोकैरियोट्स कौन है। यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, इसी से पूरा काम चल रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, जितनी भी प्रोसेस हो रही है बस एक सेल से ही चल रही है, इसी पे सब कुछ डिपेंड है। जैसे एग्जाम्पल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जैसे कि हम लोग एनिमल्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स हो गए, ये सब मल्टीसेलर हैं। इनमें क्या होता है कि ढेर सारे सेल हैं जिनका अपना अलग अलग काम है उनके बॉडी में। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी की बात करते हैं कि ऐसे प्लांट जो खुद सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना रहे हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, दैट इज सनलाइट, नॉट सभी लाइट में नहीं होगा कि सनलाइट की बात की जा रही है। सिंथेटिक का मतलब कि फॉर्मेशन, क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, फूड की फॉर्मेशन कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फोटोसिंथेटिक हो गए। नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब जिन्हें सनलाइट से कोई लेना देना नहीं है, वो खाना खुद नहीं बना रहे, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, तो जैसे कि फंगस। तो इनके क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम ये हुई कि ना यूकैरियोट ना प्रोकैरियोट किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनको भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। बस इन्होंने क्राइटेरिया देखा कि जिनके पास सेल हैं, सेल वॉल है मतलब सेल के ऊपर, उनको प्लांट में रख दिया, जिनमें सेल वॉल नहीं है उनको एनिमल में रख दिया, एनिमल किंगडम में रख दिया, ठीक है। Classification of organism into plants and animal was easily done and was easy to understand, but large number of organism did not fall in either category. ये जो इनका क्लासिफिकेशन था बहुत इजी था, हम देखते थे किसमें सेल वॉल है, अच्छा इसमें सेल वॉल है, इसे प्लांट में रखो, इसमें सेल वॉल नहीं है इसको एनिमल में रख दो, एनिमल किंगडम में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, ना ही प्लांट किंगडम में बिलोंग करते थे ना एनिमल किंगडम में पढ़ते थे, तो उनको कहाँ रखा जाए, ये भी एक प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म तो फिट नहीं हो पाएंगे ना इनके किंगडम में। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate। मतलब कि जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन था, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत ईजिली क्लासीफाई कर लिया ऑर्गेनिज्म को, लेकिन कुछ टाइम बाद देखने को मिला कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही, कुछ ऑर्गेनिज्म बिलोंग ही नहीं कर रहे ना प्लांटी से ना एनिमलिया किंगडम से, ठीक है ना। यहाँ पे हम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को पहचान पा रहे हैं, ना प्रोकैरियोट्स ना यूकैरियोट्स को, ना फोटोसिंथेटिक या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक को नहीं पहचान पा रहे, तो प्रॉब्लम थी। तो कुछ टाइम बाद ये जो किंगडम था इनका बनाया गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये फेल होने लगा, ठीक है। Beside gross morphology, a need was also filled for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की, तो इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हम बाहर की चीज़ें नहीं बात करते, हम अंदर की भी चीज़ें बारे में बात करते हैं, जैसे सेल का स्ट्रक्चर कि किस तरीके का सेल है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, ठीक है। नेचर ऑफ वॉल की बात करते हैं कि अगर सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है तो किससे बने हुए हैं, सेलुलोज से बने हुए हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन के बने हुए हैं कि काइटिन से बने हुए, किससे बने हुए हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हो जाएगा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब खुद खाना बना रहे, हेटेरोट्रॉपिक का मतलब डिपेंड है, किसी दूसरे पे डिपेंड है खाने के लिए, खुद नहीं बना रहे। इसमें भी दो टाइप के हो जाएंगे, एक होंगे फोटोसिंथेटिक, दूसरा होंगे कीमोसिंथेटिक। जो फोटोसिंथेटिक होंगे ये यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट से, जो सनलाइट की लाइट है उसकी हेल्प से इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को मिलाते हैं और खाना बनाते हैं, ठीक है। जो खाना बनेगा साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा। लेकिन जो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं, जो भी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है उससे खाना बनाएंगे और यहाँ पे सल्फर सल्फाइड जैसे गैसेज निकलती है और ATP बनता है, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। पहला होगा, बोल सकते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, वहाँ से खाना ले रहे हैं।
एंडो भी हो सकते, एक्टो भी हो सकते। एंडो का मतलब बॉडी के अंदर, जैसे इंटेस्टाइन में देखेंगे तो बहुत सारे टैप वॉर्म हैं, हम लोग क्या है, होस्ट है उसके लिए, लेकिन वो खाना कहाँ से ले रहे हैं, हम ही लोग से ले रहे हैं, न्यूट्रिशन हम ही लोग से ले रहे हैं, तो ये पैरासिटिक फॉर्म है। अगर एक्टो पैरासाइट की बात करते हैं, जैसे बालों में जू हो गया, ठीक है, टिक्स ऑन द डॉग, ये सब क्या है, एक्टो पैरासाइट है, ठीक है। अब देखते हैं सेप्रोफिटिक में। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना ले रहे हैं, जो बोल सकते हैं कि खराब हो चुके हैं, सड़ गए हैं पूरी तरीके से, वहाँ से जो खाना ले रहे हैं वो है सेप्रोफिटिक। लास्ट है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि ऐसे प्लांट जिनकी रूट में कुछ बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। जो बैक्टीरिया राइजोबियम है ये क्या करती है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहती है, वहाँ पे क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराती हैं। तो ये क्या हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। हैबिटेट की बात करते हैं कि लैंड पे रहते हैं कि वाटर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं कि उनका रिलेशन क्या है उनके एंसेस्टर से, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या उसका रिलेशनशिप है, तो इसमें हम लोग देखते हैं ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। ओके, classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, अब देखिए पहले क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में जब हम लोग बोल सकते हैं सिविलाइजेशन स्टेबलाइज हो रहा था ह्यूमन बींग का, तब हम लोगों ने क्या किया था, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रहे थे। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया, जैसे हमारा यूज के लिए क्या, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। लेकिन एरिस्टोटल जो पहली बार आए, इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया, मीन्स साइंटिफिक था इनका, और इन्होंने जब प्लांट्स को देखा तो इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले लिए, जैसे ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स। और एनिमल का किया कि ऐसे एनिमल जिनमें रेड ब्लड सेल हैं या जिनमें नहीं पाए जाते। फिर हमने देखा लीनियस आए, लीनियस ने सेकंड बोल सकते हैं दूसरे नंबर पे आए, और ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किए। इन्होंने क्या लिया, यहाँ पे प्लांटे और एनिमलिया किंगडम लिया, और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या था, सेल वॉल था। जिनमें सेल वॉल पाए जाते हैं वो प्लांट किंगडम में, जिनमें नहीं पाए जाते एनिमल किंगडम में। प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया कि प्रोकैरियोट्स कौन है, यूकैरियोट्स कौन है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंस नहीं बताया, ठीक है, डिफरेंस कुछ भी नहीं बताया, और ना ही ये भी बताया कि फोटोसिंथेटिक कौन है, नॉन फोटोसिंथेटिक कौन है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, इनके ड्रॉबैक्स थे। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे ना प्लांटी में आ रहे थे ना एनिमलिया में आ रहे थे, दोनों किंगडम से बिलोंग नहीं कर रहे थे, तो उनको भी तो कहीं क्लासीफाई करना था, तो ये प्रॉब्लम्स हुई। आगे देखते हैं। Though plant and animal kingdom have been constant under all the different system, the understanding of what group organism be included under these kingdom have been changing. The number and the nature of the other kingdom have been understood differently by different scientists over the time। ठीक है, एक खास बात ये है कि जब लिनियस ने 2 किंगडम बना दिए, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसके बाद से जितने भी किंगडम बने, चाहे 3 किंगडम हुए, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, जितने भी किंगडम आए आगे, सब में क्या था, प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों ही कांस्टेंट थे। ये किंगडम था, दोनों थे, ठीक है, और अभी भी हैं। ओके, और इसके बाद धीरे धीरे जब टाइम चेंज होता गया तो अब 3rd किंगडम आया, ठीक है। जो 3 किंगडम है ये किसने दिया था, अंस हैकेल ने दिया था। इनका नाम था अंस हैकेल, इन्होंने दिया था। और इन्होंने यहाँ पे क्या लेके आया, यहाँ पे इनका एक नया किंगडम कौन सा आया, प्रोटिस्टा आया, ठीक है, ये 3rd किंगडम इन्होंने लेके आया। फिर 4th किंगडम किसने लाया, 4th किंगडम लाए हैं कोपलैंड लाए हैं, ठीक है। कौन लाए, कोपलैंड। यहाँ पे इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है। 3 किंगडम में हैकेल ने क्या दे दिया, प्रोटिस्टा दे दिया। अब 4था किंगडम कौन आएगा, मोनेरा आएगा, ठीक है, मोनेरा लेके आए। अब बात करते हैं 5 किंगडम की, तो 5 किंगडम जो लेके आए क्लासिफिकेशन करके, R.H. विटेकर लेके आए, R.H. विटेकर लेकर आए, ठीक है। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, अलग से फंजाई किंगडम, ठीक है, जो फंगस का जो किंगडम है उन्होंने लाया था। तो याद रखिए कि जो 2nd किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, क्या लेके आए, प्लांट, एनिमल किंगडम। इन्होंने इनका जो एक किंगडम है इसको आगे जितने भी किंगडम क्लासिफिकेशन किए गए सब में कांस्टेंट रखा गया, बट इनमें कुछ ड्रॉबैक्स थी, इसीलिए 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, 7 किंगडम आगे बढ़ते गए, ठीक है। जो 3rd किंगडम है कौन लाया, हैकेल लाए। किसको लेके आए, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रोटिस्टा को लेके आए, ये किंगडम लेके आए। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन लेके आया, कोपलैंड लेके आए। किसको लेके आए, ये इसमें मोनेरा को लेके आए। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे R.H. विटेकर ने दिया है, उन्होंने क्या लेके आया, किंगडम फंजाई। और हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी अभी आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसने दिया है, R.H. विटेकर ने दिया है। R.H. विटेकर इन 1969 प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ना क्योंकि अब इसी से हम लोग पूरा
चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में फंजाई तक पढ़ेंगे और कुछ जनरल बातें प्लांटी और एनिमलिया किंगडम के पढ़ेंगे। इसके बाद प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम के लिए एक अपना अलग अलग से चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. विटेकर, कब दिए थे, 1969 में, ठीक है। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इन्होंने जो किंगडम बताया उसमें कौन कौन है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ये खुद जो लाए हैं वो फंजाई हैं, बाकी ये सब पुराने साइंटिस्ट ने दिया था, उन सबको इंक्लूड कर लिया, ठीक है। The main criteria for the classification used by him include all the cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and the phylogenetic relationship. Give a comparative account of the different characteristic of the 5 kingdom. इन्होंने क्राइटेरिया क्या अपनाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, देखिए जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या था, सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, कैसा है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, किस तरीके से है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक है, उनमें भी कौन से टाइप्स के हैं वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे बॉक्स में। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, किस टाइप का है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या संबंध है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो करके अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। चलिए देखते हैं इस बॉक्स में उन्होंने क्या दिया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या क्या उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक लिए। पहला क्या है, सेल टाइप, कि सेल किस टाइप का होगा। जैसे इनका 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, तो 5 किंगडम के लिए कौन कौन से सेल टाइप होंगे। बात करते हैं मोनेरा की, तो ये प्रोकैरियोट्स होंगे, मतलब कि इनके जो सेल हैं, इस ऑर्गेनिज्म जो मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उनका जो सेल होगा उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होगा। लेकिन अब बात करते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये क्या है, यूकैरियोटिक है। मीन्स यूकैरियोटिक का मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा, मतलब इनका जो सेल होगा उनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसके ऊपर क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सब प्रेजेंट होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेल वॉल की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मोनेरा की, तो ये नॉन सेलुलोसिक है, मतलब कि सेलुलोज से नहीं बना हुआ है, ये पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बने हुए हैं। प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो ये कुछ में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सारे मेंबर्स में प्रोटिस्टा के नहीं प्रेजेंट होंगे सेल वॉल, कुछ में प्रेजेंट होंगे। जब हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो जान जाएंगे किस में प्रेजेंट है किस में नहीं है। बात करते हैं किंगडम फंजाई की, तो वहाँ पे प्रेजेंट है, सबके पास सेल वॉल है, ये नेसेसरी है, मीन्स सबके पास सेल वॉल प्रेजेंट है फंजाई के पास। बट किसका बना हुआ है, सेलुलोज से नहीं, ये काइटिन का बना हुआ है, प्लस साथ में पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काइटिन और पॉलीसेकेराइड के बने हुए हैं। अगर बात करते हैं प्लांटी किंगडम की, प्लांट किंगडम की, तो इनमें सेल वॉल सब में प्रेजेंट होते, किससे बने, सेलुलोज से बने हुए हैं। अब बात करते हैं एनिमलिया या एनिमल किंगडम की, तो उनमें कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा किस में सेल वॉल नहीं पाया जाता, वो है एनिमलिया किंगडम के लोग। किन में कुछ मेंबर्स में पाए जाते हैं सेल वॉल, वो है प्रोटिस्टा। किन में काइटिन के बने हुए सेल वॉल, फंजाई हैं। किन में केवल सेलुलोज से बने हुए हैं सेल वॉल, वो कौन होंगे, प्लांटी होंगे। किन में, जैसे बात करते हैं मोनेरा में, तो इनमें याद रखना कि नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल हो, इनमें सेलुलोज से बने हुए सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मीन्स ऐसा मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के ऊपर पाए जाते हैं। एब्सेंट किस में है, मोनेरा में है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ऐसा सेल जिनमें क्या है कि जो उनका बोल सकते हैं डीएनए वो नेक्ड है, उनके ऊपर कोई भी बोल सकते हैं न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। तो ये कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगा। बाकी सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक है, मीन्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया सब क्या है, यूकैरियोटिक हैं, और सब में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के ऊपर बोल सकते हैं डबल मेम्ब्रेनस, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ये प्रेजेंट होंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मोनेरा कैसा है, सेलुलर है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर है, मीन्स एक सेल का बना हुआ है। जब हम अभी मोनेरा पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा, तो उसमें देखेंगे कि उनके बॉडी में बस एक ही सेल प्रेजेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे कैसे बोलेंगे, सेलुलर है। प्रोटिस्टा की बात करेंगे, ये यूकैरियोटिक तो हैं बट यूनिसेलुलर है, एक ही सेल बने हैं, ये कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे, सेलुलर होंगे मोनेरा वाले। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे, ये कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे बट यूनिसेलुलर होंगे, मीन्स एक ही सेल है इनकी पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है। बात करते हैं फंजाई की, तो ये मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू है। मल्टी सेलुलर का मतलब कि ढेर सारे सेल तो हैं बट टिश्यू बहुत लूज है, उनके बीच में बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है, इस तरीके से है, लूज है, बहुत ज़्यादा लूज है, ठीक। अगर बात करते हैं प्लांटी किंगडम की, तो यहाँ पे टिश्यू है, ऑर्गन टिश्यू जैसे कि सेल है, ढेर सारे सेल अगर मिल जाए एक साथ और एक कॉमन फंक्शन करे, उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू।
और अगर ढेर सारे टिश्यू एक साथ मिलके एक कॉमन फंक्शन करने लगे उसे हम ऑर्गन बोलेंगे। और ऑर्गन जब ढेर सारे एक साथ मिलके एक ही काम करने लगे, ठीक है, सिस्टम चलाने लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो बोल सकते हैं प्लांट के अंदर सिर्फ टिश्यू है और ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता जैसे हम लोग में पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं एनिमलिया में। एनिमलिया में देखते हैं टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी में टिश्यू भी हैं, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मोनेरा प्रोटिस्टा कैसे सेलुलर है, फंजाई मल्टी सेलुलर है बट इसमें लूज टिश्यू है, टिश्यू प्रेजेंट हैं बट लूजली बाउंडेड है एक दूसरे से, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है और ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं ऑर्गन बना रहे हैं। अगर बात करते हैं एनिमलिया में तो टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एवरीथिंग इज प्रेजेंट देयर। आगे देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मोनेरा में आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए ऑटोट्रॉपिक भी हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हैं, और सब में इसमें ऑटोट्रॉपिक है, इसमें हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक में सब में कम कम मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में देखने को मिलता है, मोनेरा किंगडम में देखने को मिलता है। ऑटोट्रॉपिक भी दो टाइप के हैं, एक है कीमोसिंथेटिक, दूसरा है फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब कि ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट तो यूज़ कर रहे हैं बट यहाँ सनलाइट की जगह क्या लेंगे, वो केमिकल एनर्जी लेंगे जिससे अपना क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे, साथ में एटीपी रिलीज करेंगे, अपनी एनर्जी वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकलेगा कीमोसिंथेटिक वाले प्रोसेस में। बात करते हैं फोटोसिंथेटिक की, तो फोटोसिंथेटिक का नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे सनलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि खाना बना सके और यहाँ पे क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन होगा। हेटरोट्रॉपिक की बात करते हैं, सेप्रोफिटिक जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, खाना के लिए, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट है, किसके लिए, फूड के लिए। जैसे हम बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जहाँ पे भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, डेड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत रहेंगे। पैरासिटिक फॉर्म की बात करते हैं कि आप देखेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर भी बैक्टीरिया ग्रो कर जाती है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, बॉडी के अंदर भी हो जाती है, ठीक है। तो एंडोपैरासिटिक हो सकता है, एक्टोपैरासिटिक हो सकता है, साथ में बोल सकते हैं सिम्बायोसिस भी दिखाएंगे। सिम्बायोसिस किसके साथ दिखाएंगे, जो लेगमिनस प्लांट होंगे। लेगमिनस प्लांट का मतलब ऐसे प्लांट जो दाल वाले जो प्लांट होते हैं ना, उनके रूट्स में ये जो बैक्टीरिया होती चली जाती हैं। जो बैक्टीरिया होती हैं फ्रीली सॉइल में पाई जाएंगी। जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ राइजोबियम का, तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये सॉइल में फ्रीली प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ले रही है, सांस ले रही है तो ऑक्सीजन ले रही है, ऑक्सीजनिक है। जैसे ही प्लांट के साथ अपना रिलेशन बनाएगी, म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाएगी, वैसे ही क्या करेगी, ऑक्सीजन लेना बंद कर देगी, ठीक है। तो ये कैसी हो जाएगी, नॉन ऑक्सीजनिक बोल सकते हैं या फिर एनऑक्सीजनिक बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही अपना रिलेशन प्लांट के रूट के साथ बनाएगी, सारे प्लांट के रूट के साथ नहीं, ये लेग्नस प्लांट के रूट के साथ जब भी रिलेशनशिप बनाएगी तो ये ऑक्सीजन नहीं लेगी, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया का, ये क्या करेगी, जो भी रूट है लेग्नस प्लांट के उनमें क्या करेगी, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराएगी सॉइल से, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोटिस्टा में है ऑटोट्रॉपिक में भी कैसे, फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक नहीं है। कीमोसिंथेटिक आपको सिर्फ मोनेरा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैसे, फोटोसिंथेटिक है, लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना रहे हैं, ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं। हेटरोट्रॉपिक है, ठीक है, दूसरे पे भी डिपेंड है खाने के लिए। आगे देखते हैं फंजाई में क्या होंगे, ये तो टोटली हेटरोट्रॉपिक होंगे क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि खाना बना सके। फोटोसिंथेटिक तो है ही नहीं, इनके पास कोई ऐसी सेल नहीं है जिसके पास क्या है, क्लोरोफिल हो, कुछ भी नहीं है। ये बोल सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जब भी जहाँ भी प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में हर जगह प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, जब भी खाना खाएंगे तो दूसरे से ही लेके खाएंगे, खुद कभी नहीं बना सकते। सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे फंगस जो क्या करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना ले रहे हैं। पैरासिटिक रिंगवॉर्म सबको हुआ होगा, दाद, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं कि बॉडी के ऊपर आ जाएंगे, ईचिंग करेंगे, अपना इंटेंसली ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो ये पैरासिटिक फॉर्म में मीन्स बीमारी कॉज करते हैं इसमें। प्लांटी की बात करते हैं तो ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। सब कोई जानता है कि जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। एनिमलिया की बात करते हैं, जैसे हम लोग
प्लांट से ही खाना ले रहे हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। हम तो खुद बना नहीं सकते, सनलाइट के नीचे खड़े हो जाइए और देखिए क्या आपकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, नहीं ना। तो क्या होगा, हेटेरोट्रॉपिक जो होंगे वो होलोजोइक होंगे या सैप्रोफिटिक होंगे। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि हम खाने को निगल के खा रहे हैं, ठीक है। और जो सैप्रोफिटिक होंगे, डेड डिकेइंग मैटर से भी हम लोग खाना ले रहे हैं। हम फंगस को भी तो खाते हैं, ऐसा तो है नहीं, मशरूम नहीं खाते आप लोग। तो ये कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं। आगे चलते हैं, द थ्री डोमेन सिस्टम। अब हम लोग थ्री डोमेन सिस्टम में देखते हैं, हैज ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइडेड द किंगडम मोनेरा इंटू टू डोमेन, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थ्री डोमेन एंड देयर बाय द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। यू विल बी लर्न आफ्टर दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस, ठीक है। अब देखते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। किसने दिया था, इनका नाम था कार्ल वोस, ठीक है, इनका नाम था कार्ल वोस। इन्होंने क्या किया, जो मोनेरा किंगडम था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक का नाम रख दिया आर्की बैक्टीरिया, दूसरे का नाम रख दिया यू बैक्टीरिया। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है। इसके अलावा प्लांटी और एनिमलिया किंगडम है, इसको किस में रख दिया, यूकैरियोट्स में रख दिया, या इसको प्यार से बोलते थे यूक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोनेरा किंगडम है इसको दो डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया आर्की, दूसरा हो गया बोल सकते हैं यू बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं सिंपली। बाकी जो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म थे, जो किंगडम थे, बात करते प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इनको कहाँ रख दिया, यूकैरियोट्स में रख दिया, इसको बोलते थे यूकैरिया, ठीक। तो ये हो गया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था, कार्ल वोस ने दिया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, let us look at this five kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system। अब हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जो आर.एच. पिटिकर ने दिया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें क्लासिफिकेशन के लिए इन्फ्लुएंस्ड कर रही है, ठीक है। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्यों फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, अब उसका देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक रीज़न दिया हुआ है कि क्यों हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को एक सही क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं माना गया। उसको लोग हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों हम लोग पूरे डिटेल में टू किंगडम क्लासिफिकेशन, 3, 4 क्यों नहीं पढ़ रहे, क्यों हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए बोल सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम के मतलब किसके बारे में बात करिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया गया, इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांट, ठीक है। जो अर्ली क्लासिफिकेशन थे इनमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया कोई एल्गी नहीं है, नाम से ब्लू ग्रीन लिखा गया एल्गी, बट ये कोई एल्गी नहीं है, कौन है, साइनोबैक्टीरिया है। फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म किसके अंदर रखा गया, प्लांट के अंदर रखा गया। क्यों प्लांट के अंदर रखा गया, बैक्टीरिया को भी प्लांट के अंदर रख दिया गया, यहाँ पे फंगस को भी प्लांट के अंदर रख दिया गया, ठीक है। और प्लांट में तो फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोसेस ये सब तो प्रेजेंट है ही है। क्यों रखा गया, ऐसे कौन सा कैरेक्टर देखा गया इनको एक साथ प्लांट में रख दिया गया। द कैरेक्टर unify this whole kingdom was that all organism included had the cell wall in their cell। वो कौन से कैरेक्टर है जहाँ पे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एक साथ प्लांट के अंदर रखा जा रहा है। किस वजह से रखा जा रहा है, क्योंकि इनके पास क्या है, सेल वॉल है। इस वजह से, इसी कैरेक्टर की वजह से इनको एक साथ एक ग्रुप में रखा जा रहा है। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच इज वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, बट एक ही कैरेक्टर मिलने से हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि एक साथ ही रहे। कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट भी हैं। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद द अदर ग्रुप विच वेयर यूकैरियोट, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया है और जो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया ये दोनों ही क्या है, मोनेरा किंगडम, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उनके मेंबर हैं, ठीक है। इनको किसके साथ रख दिया गया, यूकैरियोटिक के साथ, क्योंकि अब इनको कहाँ रख दिया गया है, प्लांट के अंदर पहले रखा गया था। तो प्लांट में जो भी बोल सकते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी यहाँ पे प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, ये इनके साथ अगर रहेंगे तो ये कैसे होंगे, ये तो बोल सकते हैं यूनिसेलुलर है, लेकिन जो प्लांट है ये कैसे है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो इनके साथ इनको रख दिया गया। जो भी बैक्टीरिया है, प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोक्रियोटिक है, ठीक है। तो इनको किनके साथ रख दिया गया, यूकैरियोटिक के साथ रख दिया गया। It also grouped together the unicellular organism and multicellular organism. One say the Chlamydomonas and Spirogyra were put
प्लेस टुगेदर अंडर द एल्गी। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को दोनों को एक साथ रख दिया गया। किसके साथ रख दिया गया? एल्गी के साथ रखा गया। किसमें? प्लांट के अंदर रखा गया। ठीक है, जो क्लेम्नोडोमोनास है ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर है। ठीक, और जो स्पाइरोगेरा ये कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। इसीलिए जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है इसीलिए उसको हटा दिया गया। बोला गया था ना यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कि ना यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में कोई डिफरेंस है, ना फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ना प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे वो रीज़न दिया गया है कि कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे किसके, सेकेंड जो हम लोग पढ़े लीनियस के द्वारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, और कौन कौन सी बातें हैं जो आगे चल के टू किंगडम क्लासिफिकेशन की वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, तो पहला हमने देखा कि प्रोक्रियोटिक जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनको यूक्रियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट है, उनके साथ रख दिया गया। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से रखा गया, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म किसको? प्लांट के अंदर रख दिया गया। ये सब क्या है? ये बोल सकते हैं प्रोक्रियोट्स है, बाकी सब कैसे? यूक्रियोट्स है। बस एक ही कैरेक्टर देखा गया, वो क्या है? सेल वॉल देखा गया था। इसके बाद देखा गया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनको एक साथ रख दिया गया। किसके साथ? एक ही ग्रुप में एल्गी के साथ रख दिया। वो भी किसके अंडर होंगी? ये भी प्लांट किंगडम के अंदर होंगे। ठीक है, तो जो क्लेम्नोडोमोनास है ये यूनिसेलुलर है और स्पाइरोगेरा मल्टीसेलुलर है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप fungi and autotrophic green plant, though they also show characteristic difference in their cell wall composition. Fungi had chitin in their wall while the green plant had cellulosic cell wall. ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी देखा कि प्लांट के साथ, प्लांट के ही किंगडम के अंदर ही फंजाई को रख दिया गया है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको ये भी नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। कौन नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बुराइयां चल रही हैं यहाँ पे, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। किसको? कि जो हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप है यहाँ पे फंजाई, उनको किससे नहीं कर पा रहे? जो ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट है इनसे। दोनों के पास सेल वॉल है। ठीक है, दोनों के पास सेल वॉल है। इसी सेल वॉल की वजह से क्या किया लिनियस ने? इनको कहाँ रख दिया? प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया। बट जो सेल वॉल है उनका कंपोजिशन डिफरेंट है। फंजाई जो है इनकी, इसका सेल वॉल किससे बना हुआ है? काइटिन और पॉलीसेक्टाइड से बना हुआ है। लेकिन जो प्लांट है उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन वो किससे बने हुए? सेलुलोज से बने हुए हैं। ये जरूरी नहीं है कि दोनों के पास सेल वॉल हैं, चाहे फंजाई हो चाहे प्लांट हो, उनको एक साथ एक ही किंगडम में रख दिया गया लिनियस के द्वारा, वो भी किसने? प्लांट किंगडम में। बट इनका कंपोजिशन क्या है? डिफरेंट है। आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वेयर कंसीडर द फंजाई वेयर प्लेस इन सेपरेट किंगडम फंजाई। जब हम देखते हैं सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, सेल वॉल किससे बना हुआ है, फंजाई के सेल वॉल किससे बने हुए हैं, प्लांट के सेल वॉल किससे बने हुए। जब हमने देखा डिफरेंसेस देखे तो फिर एक हमने अलग से किंगडम बनाया, किंगडम फंजाई। उनमें हमने जितने भी फंगस हैं, जितने भी फंजाई है, कहाँ रख दिया? किंगडम फंजाई के अंदर रख दिया। अब यहाँ पे देखिए ऑल प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा एंड यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, वो किस किंगडम के अंदर आएंगे? मोनेरा के अंदर आएंगे, किंगडम मोनेरा के। और जितने भी यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक है, यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल, केवल बॉडी में बस, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बस एक सेल है, बट वो यूक्रियोटिक है। यूक्रियोटिक का मतलब कि जो उसका बोल सकते हैं न्यूक्लियस है, उसके ऊपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साथ में जो सेल के ऑर्गेनल्स है वो सब कुछ प्रेजेंट है, बट ऑर्गेनिज्म बेचारा एक सेल का बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म किसके अंदर प्लेस किए गए हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella, earlier placed in algae within the plant, and both having cell wall with Paramecium and Amoeba, which were earlier placed in the Kingdom Animal, ठीक है, with lack of cell wall। ठीक है, जब हमने Kingdom Protista के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि Kingdom Protista के अंदर जो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लेम्नोडोमोनास हो गए, क्लोरेरा, इनको पहले कहाँ रखा जा रहा था? प्लांट के साथ रखा जा रहा था। मीन्स एल्गी के साथ कहाँ रख रहे थे? प्लांट किंगडम में रख रहे थे। देखा गया कि ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर तो नहीं होंगे। जितने भी प्लांट किंगडम के जितने भी मेंबर होंगे, एनिमल किंगडम के जितने मेंबर होंगे, वो कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर। जब प्रोटिस्टा किंगडम बन गया तो हमको तो पता चल गया कि प्रोटिस्टा किंगडम में वही आएगा जो यूनिसेलुलर होगा, जिसके बॉडी में बस एक सेल होगा, और कैसे होंगे? यूक्रियोटिक होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है लेकिन वो प्रोक्रियोटिक है, वो कहाँ जाएगा? वो मोनेरा में जाएगा। ठीक है, वो कहाँ जाएगा? मोनेरा में जाएगा। तो देखा गया कि जो
क्लैम्नोडेमनास हो गए, क्लोरेरा हो गए, जो जहाँ पहले कहाँ रखे जा रहे थे, एल्गी के साथ रखे जा रहे थे प्लांट किंगडम में, बाद में इनको उठा के कहाँ लाया गया, प्रोटिस्टा के अंदर लाया गया। ठीक है, फिर देखते हैं पैरामीशियम और अमीबा, ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं इनको पहले कहाँ रखा जा रहा था, एनिमल किंगडम के साथ रखा जा रहा था। क्यों रखा जा रहा था, क्योंकि इनके पास कोई सेल वॉल नहीं था, और हम जानते हैं कि जो एनिमल किंगडम है किसी के पास कोई सेल वॉल नहीं होते। बट प्रॉब्लम कहाँ थी कि जो पैरामीशियम थे, अमीबा थे, कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, इनके बॉडी में बस एक सेल था। लेकिन जो एनिमल किंगडम में जितने ऑर्गेनिज्म हैं सब कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, उनके पास बहुत सारी सेल्स हैं, बट दोनों में अगर सिमिलरिटी देखा जाए तो दोनों के पास कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो इसीलिए बाद में जब किंगडम प्रोटिस्टा बना तो क्लैम्नोडेमनास, क्लोरेरा जो कहाँ एल्गी के साथ प्लांट किंगडम में रखे जाते थे, इनको प्रोटिस्टा में उठा के रखा गया क्योंकि ये यूनिसेलुलर थे। अगर पैरामीशियम और अमीबा की बात करते हैं, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं था, इनको पहले कहाँ रखा गया था, एनिमल किंगडम के साथ। तो अब इनको कहाँ लेके आए हैं हम लोग, प्रोटिस्टा के साथ रखने के लिए, क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। It has put together organism which in earlier classification were placed in different kingdom। ठीक है, ये ढेर सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन किए गए थे तो ये दूसरे दूसरे किंगडम में रखे गए थे। जैसे अभी हमने ये देखा कि क्लैम्नोडेमनास, क्लोरेरा कहाँ रखे गए थे, प्लांट किंगडम में। पैरामीशियम, अमीबा किस में रखे, एनिमल किंगडम में। लेकिन जैसे ही किंगडम प्रोटिस्टा बना उसमें आ गए ये। ठीक है, ये चारों मेंबर कहाँ आ गए, किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। ऐसा इसलिए हुआ कि जो क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया थे अब बदल गई है। दिस काइंड ऑफ द चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, आगे और भी क्राइटेरिया आएंगे जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें और भी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है इवोल्यूशन रिलेशनशिप में। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक में, तो हम इससे भी क्या करेंगे, और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, और भी किंगडम आगे हम लोग फिर से बना सकते हैं। ठीक है, ओवर अ टाइम an attempt has been made to involve the classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarity but also the phylogenetic that is the based on the evolutionary relationship। ठीक है, आने वाले समय में हम और भी तरीके अपनाएंगे, ना केवल हम मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी देखेंगे, बाहर का अपेयरेंस ना ही देखेंगे, ना फिजियोलॉजिक देखेंगे कि अंदर क्या है, ना ही हम रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, फाइलोजेनेटिक देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, हम ये भी देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करेंगे, किंगडम को क्लासिफाई कर देंगे, जो और भी किंगडम आगे बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अभी हमने तो 5 किंगडम पढ़ा। ठीक है, वहाँ पे हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा, लेकिन अगर आगे फाइलोजेनेटिक रिलेशन भी देखा जाएगा तो आगे और भी किंगडम बनते जाएंगे। जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है और भी आगे बनता हुआ चला जाएगा। In this chapter, we will study about the characteristic of the kingdom Monera, Protista, Fungi of the Whittaker system of the classification। इस चैप्टर में हम लोग किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे जो आर.एच. विटेकर ने दिया है। The kingdoms Plantae and Animalia commonly refers to as plant kingdom, animal kingdom respectively, जो कि हम लोग डिटेल में जो प्लांटी है उसे हम उसको बोल सकते हैं प्लांट किंगडम, और एनिमलिया किंगडम को हम लोग बोल सकते हैं एनिमल किंगडम, जो हम लोग आगे के जो चैप्टर है चैप्टर 3 और 4 उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। विटेकर का जो पहला किंगडम क्या है, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की खास बात यह है कि इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। इनके बॉडी में बस एक ही सेल होगा, एक ही सेल से ही पूरा काम करेंगे। दूसरे कैसे होंगे, ये प्रोकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक का मतलब कि जो इनके सेल हैं एक ही तो सेल होगा, उनमें जो न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे, उनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल, जो भी डीएनए वो क्या होगा, नेक्ड होगा, नंगा होगा, कोई कवरिंग ववरिंग नहीं है, और ना ही इनमें कोई बोल सकते हैं सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखते हैं किंगडम मोनेरा में कौन कौन आएंगे। हमको पहले से पता है साइनोबैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया होगा, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये बहुत खास बात कि जो बैक्टीरिया है, सोल का मतलब अकेला, बैक्टीरिया अकेला मेंबर है जो कहाँ पाया जाएगा, किंगडम मोनेरा के अंदर पाया जाएगा। और कहीं बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा, ना प्रोटिस्टा में, ना फंजाई में, ना प्लांटी, एनिमलिया, कहीं किसी किंगडम में नहीं पाया जाएगा। अगर बैक्टीरिया की जब भी बात होगी कहाँ होगी, किंगडम मोनेरा में होगी। दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम तो जानते हैं कि बैक्टीरिया हर जगह पाई जाते हैं, तो क्या है, मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब जो ऑर्गेनिज्म हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे हैं। ठीक है, हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा उनको देखने के लिए, उनसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सब कोई जानता है बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द होगा कॉस्मोपोलिटियन। हम लोग जब किंगडम फंगस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये शब्द मिलेगा आपको, कॉस्मोपोलिटियन का मतलब हिंदी में बोलते हैं सर्वव्यापी, हर जगह पाया जाने वाला। ठीक,
हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप एक मुट्ठी सॉइल अपने हाथ में लेंगे तो आपने लगभग 100 बैक्टीरिया अपने हाथ में लिए हैं, मतलब कि बैक्टीरिया हर जगह पाया जाएगा। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। ठीक है, जो बैक्टीरिया है बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं जहाँ पे कोई नहीं रह सकता। हम एक्सट्रीम हैबिटेट को बोल सकते हैं एडवर्स कंडीशन में रह सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि जहाँ कोई नहीं रह सकता वहाँ कौन पाए जाएंगे, बैक्टीरिया पाए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, डेजर्ट पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। ठीक है, स्नो हो गया ठंडी जगह, या फिर डीप ओशन जो समुद्र है उसकी गहराई में भी अगर देखा जाए तो ये कौन पाए जाएंगे, बैक्टीरिया पाए जाएंगे। हर जगह पाए जाएंगे, हर जगह सर्वाइव कर जाएंगे। मेनी ऑफ लाइफ इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज ए पैरासाइट। ठीक है, बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं एज ए पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होगा ये बीमारी कॉज करने वाले होंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं ये। आगे देखते हैं, बैक्टीरिया आर द ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन दियर शेप। जो बैक्टीरिया हैं 4 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, किसके हिसाब से, क्या उसका कैटेगरी है, मीन्स कौन सी, किस पे बेस्ड है वो, शेप पे, साइज पे नहीं, शेप पे। शेप का मतलब होता है आकार, किस शेप में है। साइज नहीं पूछ रहा कि छोटा है, बड़ा है, कितना है, नहीं, शेप पूछ रहा है कि किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, द स्पेरिकल कूकस, जो स्पेरिकल का है, अगर स्पेरिकल जैसा होगा वो उसका नाम क्या होगा, कूकस होगा। ठीक है, रॉड शेप जो होगा, रॉड शेप की तरह अगर होगा वो कौन होगा, बैसिलस होगा। कॉमा शेप की तरह अगर कोई बैक्टीरिया दिख रहा है इस तरीके से, कॉमा की तरह दिख रहा है, तो वो कौन होगा, विब्रम होगा। और अगर स्पाइरल दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पाइरुलम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्पाइरुलम। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम दिए गए हैं, बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप, ये इंपॉर्टेंट है, साइज नहीं शेप के अकॉर्डिंग 4 टाइप के बैक्टीरिया के शेप बताए गए हैं। अगर छोटे छोटे स्पेरिकल शेप में होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कूकस। जैसे कि हम जानते हैं निमोनिया किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया होता है। तो जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस में वो क्या है कि ढेर सारे स्पेरिकल शेप का इस तरीके से चेन बनाए हुए हैं उस बैक्टीरिया में। ठीक है, बैसिलस की बात करते हैं, लैक्टोबैसिलस सबने सुना होगा, दही हर कोई खाया होगा। तो उसमें जो बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। नाम में ही छिपा है, लैक्टो का मतलब मिल्क। ठीक है, मिल्क के अंदर जो भी बैक्टीरिया पाई जाएगी वो कैसी होगी, रॉड शेप की होगी। बैसिलस का मतलब क्या होता है, शेप बता रहा है, रॉड शेप की है, तो वे कर्ड में पाई जाएंगी। खास बात यह है कि जो बैसिलस है, रॉड शेप है, उनमें स्पोर पाया जाता है, लेकिन स्पोर कैसा है, इंडो स्पोर है। स्पोर बाहर नहीं है, अंदर है। देखिए ये अंदर स्पोर है, यहाँ पे देखिए, तो ये कैसे है, इंडो स्पोर है। फिर बात करते हैं स्पाइरुला। ठीक है, ये स्पाइरल शेप के इस तरीके से, इनमें खास बात ये है कि फ्लैजिला पाए जाते हैं। जैसे ये है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम क्या है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला का काम क्या है, लोकोमोशन कराना। इस बैक्टीरिया को क्या करेंगे, लोकोमोशन कराएंगे। हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे पढ़ेंगे कि फ्लैजिला का क्या कंपोजिशन है, कैसे बने हैं। इनमें 3 पार्ट होते हैं। पहला कौन होगा, हुक होगा, दूसरा होगा बेसल बॉडी, ठीक है, और लास्ट जो होगा सबसे लॉन्गेस्ट, जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है लॉन्ग, ये कौन है, फिलामेंट है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो है फ्लैजिला का कौन होता है, फिलामेंट होंगे। हुक जो होगा सेल मेम्ब्रेन, या अगर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया का तो इनके सेल वॉल से इस तरीके से जुड़ा होगा। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इनमें सेल वॉल पाया जाता है, तो वो सेल वॉल से जुड़ा होगा। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा। तो ये हुक हो गया। यहाँ पे क्या होगा, बेसल बॉडी इस तरीके से होंगे, और ये जो लॉन्गेस्ट होगा ये कौन होगा, फिलामेंट होगा। तो हमें जो अपनी आंखों से दिख रहा है वो फिलामेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन शेप का अगर बैक्टीरिया होगा, विब्रोय, ठीक है, या विब्रम बोल सकते हैं। और ये जो कॉलेरा होता है इसी शेप वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है। आगे चलते हैं। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अगर आप बैक्टीरिया को देखेंगे तो स्ट्रक्चर देखने में बहुत सिंपल है, बहुत शांत है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बट इनका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दिखने में कुछ और है और अंदर से कुछ और है। जो इंसान दिखने में जितना सीधा होता है अंदर से उतना ही ज़्यादा तेज होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया भी ऐसे हैं कि देखने में कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो सिंपल होंगे, बट इनका जो बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. अगर हम दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से बात करें, जैसे कि हम बात करें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, सबके अलग अलग किंगडम के अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से बात करें, तो अगर बैक्टीरिया ग्रुप में है, बैक्टीरिया अगर ग्रुप में प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करेगा। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। ठीक है,
मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा कब शो होगा, जब बैक्टीरिया ग्रुप में रहेगा। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, दैट इज दे सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है जो ऑटोट्रॉपिक होती है, खुद खाना बनाने की जिम्मेदारी लेती हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को क्या करेंगी, एक साथ लेंगी। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में ले रही हैं तो हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक हैं। अगर केमिकल एनर्जी के प्रेजेंस में ले रही है तो हम इसे बोलेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक में देख लीजिए एक बार, CO2 है प्लस वाटर है, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे सनलाइट आ रही है इस तरीके से। यहाँ पे क्या बनेगा, इनका खाना बन गया एनर्जी, और प्लस यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। ये किसके लिए है, फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की कहानी है। अगर हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे, प्लस CO2 तो रहेगा ही, और यहाँ पे हम लोग केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इनकी एनर्जी बन जाएगी, खाना बन जाएगा, साथ में ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, यहाँ पे सल्फर सल्फाइड ये सारी गैसेस निकलेंगी। तो यही डिफरेंस है कि जो फोटो ऑटोट्रॉपिक होंगे सनलाइट के प्रेजेंस में होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक यहाँ पे केमिकल एनर्जी के प्रेजेंस में होंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं सल्फर सल्फाइड ये सारी गैसेस निकलेंगी, ठीक है। द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी अगर बैक्टीरिया की है तो कैसी है, वो हेटेरोट्रॉपिक है, खुद खाना नहीं बनाती, दूसरों से खाती है, ठीक है। वेस्ट मेजॉरिटी का मतलब है कि मोस्ट ज़्यादा करके, अगर हम बात करते हैं कि 100% है तो 100% में भी हम बोल सकते हैं 60% जो बैक्टीरिया होंगी, वो मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, 60% जो बैक्टीरिया होंगी, ज़्यादा करके जो मेजॉरिटी वाली बैक्टीरिया होंगी कैसी होंगी, हेटेरोट्रॉपिक होंगी। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म चाहे डेड डिकेइंग मैटर से खाना लेंगी या पैरासिटिक फॉर्म में लेंगी, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही अपना खाना अपना पेट भरेंगी, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक होंगी। आगे देखते हैं, आर्की बैक्टीरिया सबसे पुरानी बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया हम इसको लिख सकते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया सबसे पुरानी बैक्टीरिया है, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है। अब इसके बारे में देखते हैं। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मार्सी एरिया मैथनोजेन। ये बैक्टीरिया बहुत स्पेशल है। बहुत स्पेशल क्यों है, क्योंकि जो इनका सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है, सीडो मुर्मिरिन से बना हुआ है, ठीक है, सीडो मुर्मिरिन से बना हुआ है। ये पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बने हुए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये इनमें बताई गई कि ऐसी बैक्टीरिया बहुत हार्श हैबिटेट में रहती है, जहाँ कोई नहीं रहेगा वहाँ आर्की बैक्टीरिया जिंदाबाद, ठीक है। तो कहाँ रहती हैं, साल्टी एरिया, जहाँ नमक है, खूब साल्ट है, एक्सट्रीमली साल्ट है, जैसे समुद्र के किनारे नमक बहुत है, इकट्ठा हो जाते, वहाँ भी बैक्टीरिया, नमक में भी अगर कोई बैक्टीरिया पाई जा रही है तो वो कैसी होंगी, हेलोफाइल्स होंगी, ठीक है। हॉट स्प्रिंग की बात करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कोई नहीं, वहाँ पे आर्की बैक्टीरिया है, जैसे थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है। मार्शी एरिया, जो दलदल वाली मडी एरिया बोल सकते हैं, जहाँ पे कीचड़ है, ठीक है, बहुत मड है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैथनोजन बोलेंगे, ठीक है। Archaebacteria differ from the other bacteria in having different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in the extreme condition. Archaebacteria दूसरे बैक्टीरिया से इसलिए डिफरेंस है क्योंकि इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो क्या है, दूसरे बैक्टीरिया से अलग है, जिसकी वजह से ये हर जगह बहुत एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कंडीशन वहाँ सर्वाइव कर जा रही हैं, ठीक है। मैथनोजेंस आर द present in the gut of the several ruminant animals such as cow, buffalo, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animal, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैथनोजेंस की, ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ पाए जा रहे थे, मार्शी एरिया में पाए जा रहे थे, इसके अलावा आप कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे जो रुमिनेंट एनिमल हैं, जो हमारे घर में गाय भैंस होती है ना, रुमिनेंट एनिमल, उनमें क्या होता है कि उनका स्टोमक होता है, उनके 4 पार्ट होते हैं। अब 4 पार्ट में भी एक पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं रुमिनेंट, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्या होता है, यही बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक, जो ये मैथनोजेन से यहीं पे रहते हैं। जब भी गाय भैंस जब भी चारा खाते हैं, अपना खाना खाते हैं, कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वो जुलाब करते हैं, लाइक दिस। क्यों करते हैं, क्योंकि वो सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और सेलुलोज किसकी हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, यही मैथनोजेन बैक्टीरिया जो कहाँ प्रेजेंट है, उनके गट में प्रेजेंट है।
गट का मतलब जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पार्ट में, वो भी कहाँ, स्टोमच वाले जो पार्ट है उनमें भी रोमिनेंट वाले पार्ट में प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया, जो क्या कराती हैं, इन जो एनिमल्स है, जो चाहे काऊ हो गया, वेफेलो हो गया, इनमें जो सेलुलोज इन्होंने खा रखा है, ठीक है, जो भी घास वगैरह खाए हो तो सेलुलोज हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो घासें हैं, ये जो जितने भी हरे पेड़ पौधे के उनमें जो उनका सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है, उनको तोड़ने के लिए ये बैक्टीरिया हेल्प कराती हैं, ठीक है। और मेन काम ये होता है मेथनोजेंस का कि ये प्रोडक्शन करती है मीथेन बायोगैस का फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल। जब भी अब जो भी जानवर खाना खाएगा वही निकालेगा, एक्सक्रीट करेगा, ओके। तो उन्होंने जब भी हरा घास खाया, कुछ भी प्लांट्स खाए, ठीक है, मान लीजिए कोई काऊ ने हरे प्लांट्स खा लिए, अब वो खाने के बाद कुछ टाइम बाद देखेंगे जुलाब करेगा लाइक दिस। तो इससे क्या होगा कि जो भी सेलुलोज है, जो भी उसने खाया, सब कुछ कहाँ चला गया, पेट में चला गया, स्टमक में चला गया, रूमिनेंट वाले पार्ट में ही ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है मेथनोजन। और ये अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी उसने खाया उसमें जो सेलुलोज हैं उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कराएंगे। अब फिर ब्रेक डाउन होने के बाद फिर यही बैक्टीरिया फिर इसके बाद कहाँ, डंग के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो जहाँ भी आप देखेंगे कि जहाँ पे गौशाला है, जहाँ पे भी एनिमल रहते हैं, वहाँ पे जो स्मेल आता है काऊ डंग का या फिर बफेलो डंग का, वो जो स्मेल है किसकी वजह से आ रहा है, मीथेन की वजह से, जो बायोगैस है इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ही ये बैक्टीरिया रहती हैं, मेथनोजेन जो बैक्टीरिया है यहाँ पे भी पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, आगे है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक। ट्रू बैक्टीरिया इसलिए बोलते हैं कि जो इनका सेल वॉल है किससे बना हुआ है, पेप्टोग्लाइकन से बना हुआ है, पेप्टोग्लाइकन से बना हुआ है, ठीक है। ये ट्रू बैक्टीरिया है। यू का मतलब ट्रू होता है, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और द ट्रू बैक्टीरिया। हजारों डिफरेंट टाइप की यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएंगे। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल द फ्लैजेलम। इनके पास सबसे खास बात यह है कि इनके पास क्या होता है, रिजिड हार्ड सेल वॉल पाई जाती है। कैसी, हार्ड, बहुत कठोर सेल वॉल पाई जाती हैं। अगर ये मोटाइल है, अगर ये चल फिर सकते हैं बैक्टीरिया, तो इनके पास जरूर फ्लैजेला होगा। जरूरी नहीं है कि सबके पास फ्लैजेला होगा, जो चल रहे हैं उनके पास है। The cyanobacteria is also refers to as blue-green algae have chlorophyll A similar to the green plant and are photosynthetic autotrophic। जो cyanobacteria है इसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है बट ये कोई एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। लेकिन इनके पास क्लोरोफिल ए पाई जाती है, जो कि हायर प्लांट, जो अपने आसपास हम प्लांट देखते हैं उनमें जो क्लोरोफिल ए है, यही सिमिलर साइनोबैक्टीरिया के पास भी यही क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसकी वजह से वो लोग फोटोसिंथेटिक करते हैं, ठीक है, ऑटो फोटोसिंथेटिक करते हैं। याद रखना कि जो फोटोसिंथेटिक है ये काम कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस टाइप का ऑटोट्रॉप है, फोटोसिंथेटिक है, मीन्स लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो साइनोबैक्टीरिया हैं यूनिसेलुलर होंगे, क्योंकि हम किंगडम मुनेरा की बात कर रहे हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब बेचारे एक सेल के बने होंगे, उनके बॉडी में बस एक ही सेल होगा, ठीक है। तो यूनिसेलुलर हो सकते, कॉलोनियल हो सकते, कॉलोनी में पाए जाते हैं ढेर सारे। इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया इस तरीके से कॉलोनी बना लिए हैं, ठीक है, ये कॉलोनियल फॉर्म है। फिलामेंटस फॉर्म का मतलब होगा थ्रेड लाइक, इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ढेर सारे सेल इसे फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लिए हैं। फ्रेश वाटर, साफ पानी में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल पे भी रह सकते हैं, जमीन पे भी पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। द कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाई जेलिटिनियस सीथ। ये इंपॉर्टेंट है, जो कॉलोनीज के फॉर्म में होंगे, ढेर सारे साइनोबैक्टीरिया जब कॉलोनी बना लेंगी इस तरीके से, जब वहाँ पे होंगे तो उनके ऊपर जो कवरिंग होगी, इसके ऊपर भी कवरिंग पाई जाएगी। जब कॉलोनियल फॉर्म में होंगी इसके ऊपर कवरिंग होगी, किसकी कवरिंग है, जेलेटिनियस कवरिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। अगर हम अपने आसपास किसी लेक में या किसी पॉन्ड में अगर हम देखते हैं कि अगर पानी ठहरा हुआ है, तो आप देखेंगे पानी के ऊपर कुछ हरा हरा जैसे काई जैसा दिखता है, बट वो काई नहीं है, वो साइनोबैक्टीरिया है। यही क्या करता है, ढेर सारी अपनी पूरी आबादी बढ़ा दी है और उसमें से आप कभी पानी देखेंगे तो उसमें से कुछ ब्लूम्स निकलेंगे, कुछ आपको देखने को मिलेंगे, कुछ बुलबुले निकलते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज organism can fix atmospheric nitrogen specialized cell by heterocyst, example nostoc and anabina, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म, जो साइनोबैक्टीरिया के सारे ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी सामने लिख रही है कि सम ऑफ द,
कुछ ही ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे? क्योंकि उनके पास एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट। क्या नाम है? हेट्रोसिस्ट, जिसकी वजह से नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, द फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, जो फिलामेंट्स के फॉर्म में पाए जाएंगे, इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इनके ऊपर देखेंगे आपको कवरिंग मिलेगी, तो याद रखिए किसकी कवरिंग है? म्यूलिसिजिनस सीड की कवरिंग है। अगर कॉलोनियल फॉर्म में होंगी तो वहाँ पे किसकी कवरिंग होगी? यहाँ पे लिखा गया देखिए, जेनेटेजियस कवरिंग होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिलेगा जो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये किसका एग्जाम्पल है? नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें आपको देखिए कुछ सेल पाए जा रहे हैं, हेट्रोसिस्ट के सेल। इनका काम क्या है? नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उनका क्या कराना? फिक्सेशन कराना, उनका फिक्सेशन कराना, बस इनका यही काम है। लेकिन जो अगल बगल में और सारे ढेर सारे ये ग्रीन कलर के आपको सेल दिख रहे हैं, ये क्या है? वेजिटेटिव सेल है। इसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल या फिर फोटोसिंथेटिक सेल बोलेंगे, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, ऑल साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। इसमें कोई खराबी नहीं है कि जितने सारे साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट हैं दुनिया में, सब कैसे हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपी। तो ये देखिए हेट्रोसिस्ट वाले सेल तो प्रेजेंट है ही है, इनका काम तो एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन उसका फिक्सेशन कराना है। उसके अलावा जो वेजिटेटिव सेल है, इनका काम क्या होता है? जो भी सनलाइट है उससे अपना खाना बनाना। ठीक है, तो ये नॉस्टॉक का है, ऐसे एनाबीना भी होता है। आगे देखते हैं, आगे है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। अगर हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं तो ये केमिकल की प्रेजेंस में, केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize the various inorganic substrates such as nitrates, nitrite and ammonia and uses the released energy for their ATP production. जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होती है, क्या करती हैं? ऑक्सीडेशन करती हैं। जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया से क्या बनेगा? नाइट्राइट, नाइट्राइट से बनेगा नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रिफिकेशन हो रहा है इस प्रोसेस में। अमोनिया से नाइट्राइट कौन बनाएगा? उसका नाम क्या है? उसका नाम बोल सकते हैं हम सीडोमोनास। ठीक है, और अगर हम बोल सकते हैं नाइट्राइट से नाइट्रेट्स कौन बना है? नाइट्रोबैक्टर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो हैं, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट वही हैं, अमोनिया हो गया, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट होगा, इनमें क्या करा रहा है? ऑक्सीडेशन करा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही, जो एटीपी बन रहा है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, they play a great role in recycling the nutrients like nitrogen, phosphorus, आयरन, सल्फर। ठीक है, इनका एक काम और भी है साथ में कि ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स का। जो भी न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, इनकी साइकिल, जो भी न्यूट्रिएंट साइकिल है, इनको क्या कर रहे हैं? पूरी तरीके से रिसाइकिल कर रहे हैं। अगर मैं इसके लिए आपको ट्रिक दूँ तो याद कर लीजिए, पिंस। क्या होगा? पिंस। पी फॉर फॉस्फोरस, आई से आप याद कर लीजिए आयरन, एन फॉर यहाँ पे नाइट्रोजन, एस फॉर सल्फर। तो इससे याद हो जाएगा कि कौन कौन से साइकिल को कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया रिसाइकिल करते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट साइकिल को कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया रिसाइकिल करते हैं। कौन है? पिंस। पिंस याद करिए, फॉस्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, आगे देखते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। द मेजॉरिटी आर द इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर। उनमें से भी जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक 3 टाइप के होंगे ना, एक सेप्रोफिटिक होगा, ठीक है, दूसरा पैरासिटिक होगा, फिर सिम्बियोसिस वाला भी होगा। तो जो सेप्रोफिटिक में डिकम्पोजर वाला काम करेंगे, सेप्रोफिटिक जो डेड डिकेइंग मैटर से खाना ले रहे हैं, ठीक है, वो कैसा काम करेंगे? डिकम्पोजर की तरह काम करेंगे। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया तो सबसे ज़्यादा पाई जाते हैं, उनमें से भी उनका मेजॉरिटी ऑफ कौन होंगे? डिकम्पोजर होंगे। ठीक है, मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो ह्यूमन के वेलफेयर में, कल्याण में भी काम करते हैं। ठीक है, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं? दूध से दही बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दही में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? लैक्टोबैसिलस, जिसका शेप कैसा है? बैसिलस से रॉड शेप है। ठीक है, इसमें क्या पाए जाएंगे? अंदर स्पोर प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे? इंडोस्पोर से पाए जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दूध से दही बनाते हैं, कुछ ऐसे होंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट, ठीक है, ये लेगुमिनस प्लांट के जो रूट हैं उनमें करते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? राइजोबियम, राइजोबियम होगा, ठीक है। ये क्या करता है? ऐसा बैक्टीरिया है जो लेगुमिनस प्लांट है, जो दाल वाली पौधे होते हैं उनके रूट के साथ जाके अपना एक क्लोज एसोसिएशन बनाता है और वहाँ पे नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है उसके रूट में, ठीक है। सम आर पैथोजन कॉजिंग द डैमेज टू द ह्यूमन बींग, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेट। कुछ ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जो क्या करते हैं? बीमारी कॉज करते हैं। कौन बैक्टीरिया बीमारी कॉज करेंगे? जो हेटेरोट्रॉपिक होंगे, ठीक है, मोस्टली डिकम्पोजर होंगे, कुछ हेल्प करेंगे ह्यूमन वेलफेयर में, और उनमें से भी कुछ क्या होंगे? पैथोजन होंगे, मीन्स की बीमारी कॉज करने वाले होंगे, चाहे ह्यूमन को, चाहे क्रॉप फील्ड को, या फिर कोई एनिमल है, ठीक है, अपना पेट, अगर मान लीजिए डॉग है, ठीक है, पेट है, उनमें भी क्या होता है? बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर द वेल नोन डिसीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ये सारी जो बीमारियां हैं किसकी वजह से होंगी? डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया की वजह से होगी। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, बैक्टीरिया किससे रिप्रोड्यूस करती हैं? मेनली फिजन से। फिजन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, याद रखिए फिजन कैसा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसके बॉडी में बस एक सेल है, उसको 1 से 2 करना है, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया मान लीजिए ये है, उसने रिप्रोडक्शन किया, फिजन किया, और फिजन कैसा होता है? बाइनरी फिजन होता है, मीन्स कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, ठीक है। ये जो सेल है 2 इक्वल पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे इसने रिप्रोडक्शन कर लिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलेंगे। बैक्टीरिया जनरली ऐसे ही करता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब अच्छा मतलब उनका अच्छे दिन नहीं होते, अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, जब अच्छे दिन नहीं है उनके, तो क्या बना लेते हैं? स्पोर बना लेते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइम ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। जब अच्छे दिन नहीं है, एडवर्स कंडीशन है, तो कभी कभी स्पोर्स बना लेते हैं। जनरली अगर अच्छे दिन है, फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, अगर याद रखिए फेवरेबल कंडीशन है, तो क्या करेंगे वो लोग? फिजन करेंगे, वो भी बाइनरी फिजन होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन अगर अच्छे दिन नहीं है तो क्या बना लेंगे? स्पोर्स बना लेंगे कभी कभी, या फिर शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे, इनमें कोई भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं बैक्टीरिया में, याद रखिएगा, कोई भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, मान लीजिए 2 बैक्टीरिया हैं, मान लीजिए एक बैक्टीरिया ये हो गया, दूसरा बैक्टीरिया है, दोनों के पास अपना खुद का डीएनए है, ठीक है, लेकिन एक जो होगा इसके पास क्या होंगे? एफ फैक्टर होंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एफ फैक्टर जो होता है ये काम करता है, इसको बोलते हैं फर्टाइल फैक्टर, ठीक है। यही फैक्टर जो होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, किसकी हेल्प से? इनके ऊपर क्या होता है? ढेर सारे बोल सकते हैं इनके सेल वॉल, या बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से निकला हुआ कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, उसको क्या बोलते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको हम पिलाई बोलते हैं, ठीक है। यही पिलाई की वजह से क्या होता है कि अपना जो भी इनका जो एफ फैक्टर है, जो भी प्लाज्मिड है, इस दूसरे वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और प्रिमिटिव टाइप वाला जो इनका डीएनए है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होगा। इसको हम बोल सकते हैं डोनर बैक्टीरिया है, और ये रिसिपिएंट बैक्टीरिया है। तो याद रखिएगा कि जब कंडीशन अच्छी नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो कभी कभी स्पोर बना लेती हैं बैक्टीरिया, नहीं तो एक बैक्टीरिया अपना प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को देती है। किसके थ्रू देती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दोनों बैक्टीरिया के पास जुड़ जाएंगे। मान लीजिए एक बैक्टीरिया यहाँ पे है, ठीक है, ये मान लीजिए ढेर सारा क्या है? पिलाई है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया डोनर है, इसका ये मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल है, और यहाँ पे एफ फैक्टर है। तो ये जो पिलाई है, ये दोनों पिलाई क्या हो जाएंगे? एक साथ जुड़ जाएंगे, और इसी के थ्रू बैक्टीरिया अपना इंफॉर्मेशन या अपना प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये डोनर बैक्टीरिया हो गया, ये रिसिपिएंट हो गया। ये कब देखने को मिलता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन है। ये क्या है? सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा। यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड कर रही हैं। बाहर जो देख रहे हैं सबसे बाहर सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है अंदर, और ये क्या है? यहाँ पे इनका डीएनए है। तो एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो रही है, मतलब कि डिवाइडिंग बैक्टीरिया की फिजन दिखा रहा है,
ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, फिजन दिखा रहा है, एक बैक्टीरिया से दो हो रहे हैं। मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, उसने क्या किया, बाइनरी फिजन करके अपने जैसा दो और बैक्टीरिया यहाँ पे दो बैक्टीरिया में डिवाइड होके सेम इसी के जैसा, ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि यही तो डिवाइड होके ये दो बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया अपने बैक्टीरिया के जो सेल हैं वो क्या कर रहे हैं, खुद को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये कैसे हो गए, ये फिजन शो कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक छोटा सा बोल सकते हैं टॉपिक है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को भी कहाँ रखा गया है, किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया है। माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। एकदम कान खोल के आँख खोल के पढ़िए क्योंकि 4-5 बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता। ठीक है, इनमें कोई भी सेल वॉल नहीं होगा। ठीक, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये सबसे छोटे लिविंग सेल हैं, जिंदा सेल हैं, सबसे छोटे, जो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। लिविंग हैं और बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। इनके पास एक ऐसी क्वालिटी है कि बोल सकते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटे सेल होते हैं और ये सर्वाइव कर जाएंगे, ऑक्सीजन है तब भी, नहीं है तब भी। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया कि ये लिविंग है और बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। सारे नहीं, इनमें से जो ज़्यादा करके बोल सकते हैं मेनी ऑफ द जो मेंबर है माइकोप्लाज्मा की, ये कैसे होंगे, बीमारी कॉज करेंगे प्लांट और एनिमल दोनों में। ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि जो माइकोप्लाज्मा है इनकी खास बात ये है कि इनमें कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता, जिसकी वजह से इनका शेप भी बहुत अलग होता है। ठीक है, इनमें जब सेल वॉल नहीं है तो सेल वॉल का काम क्या होता है कि शेप प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इनका कोई शेप होगा नहीं, कोई कंफर्म शेप नहीं होगा। इसके अलावा ये सबसे छोटे लिविंग सेल होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाते हैं और इनमें इनके जो कुछ मेंबर हैं, जो मेनी ऑफ द मेंबर जो इनके हैं बीमारी कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल में। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, इसको पूरी अच्छे से ख़त्म करेंगे हर एक चीज़ के साथ। ठीक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आज की क्लास यहीं तक, आप रिवाइज करते आइए और पढ़ते आइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।